स्वागत दोस्तों, दोस्तों संसद की दीवारों से बाहर निकलकर आखिरकार सड़कों पर आ गया इंडिया गठबंधन का वोट चोरी के विरोध में जोरदार तरीके का आंदोलन। बताएंगे किस तरीके से हुआ है, जबरदस्त तरीके का बवाल दोस्तों। इसके बाद शाम होते होते कौन सी बड़ी बैठक बुलाई गई है, बताएंगे यहाँ पर भी कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में अचानक से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विपक्ष के विरोध के बीच में बीजेपी सरकार की क्लास लगा दी है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तनाव की आ रही है बड़ी खबर, बताएंगे क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में जगदीप धनखड़ को ढूंढने में लग गया पूरा का पूरा विपक्ष दोस्तों। बताएंगे अमित शाह को कैसे लेटर लिखकर जल्द से जल्द खोजने की मांग की गई है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने अपने ही गठबंधन सहयोगी को पनौती पार्टी बता दिया है दोस्तों। यानी एनडीए गठबंधन की ऐसी पार्टी जिसके पास अच्छे खासे सांसद है दोस्तों, उस पार्टी को पनौती पार्टी बताकर बीजेपी के नेता ने पंगा ले लिया। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी खबर दोस्तों। इसी के साथ में आखिर अचानक से 5 नए मनोनीत विधायकों को लेकर क्यों नया व्यवहार हुआ है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश की एक एक जनता को इंडिया गठबंधन के विरोध के साथ में पूरी तरीके से खड़ा होना चाहिए, डटकर समर्थन करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर संसद की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है दोस्तों। जी हां, हुआ यह है दोस्तों कि सोमवार की दोपहर दिल्ली के मॉनसून आसमान तले विपक्षी आवाज संसद की दीवारों से निकलकर अब सड़कों पर उतर आई है दोस्तों। और मंजिल थी मकर द्वार, यानी संसद भवन के मकर द्वार से लेकर निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर जोरदार विरोध का आह्वान किया गया था दोस्तों। ऐसे में यह कोई सामान्य विरोध नहीं था दोस्तों, बल्कि विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन था। साफ था कि एक व्यक्ति एक वोट और साफ सुथरी मतदाता सूची के लिए संस्थागत दरवाजों पर दस्तक दिया जाएगा, यानी चुनाव आयोग के दरवाजे जाकर जोरदार प्रोटेस्ट किया जाएगा दोस्तों। ऐसे में घड़ी में जैसे ही 11:30 बजे दोपहर का बजता है दोस्तों, राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के 300 से अधिक सांसद तिरंगे लेकर हाथ में एसआईआर पर चुप्पी क्यों और एसआईआर लोकतंत्र पर वार जैसे प्ले कार्ड लेकर मकर द्वार से पैदल यात्रा पर निकल गए दोस्तों। साथ में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नारे बुलंद किए गए और कदम सधे हुए और कैमरे की आंख हर पल ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी दोस्तों। ऐसे में आगे जैसे ही जाते हैं इंडिया गठबंधन के सारे नेता, सामने से पुलिस वालों की बैरिकेडिंग दिखाई देती है दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव पुलिस के बैरिकेडिंग को लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साथ में मौजूद सारे सांसद नारा बुलंद करते नजर आए दोस्तों की लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कहा कि मार्च की अनुमति नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को मिलने की इजाजत दी है। भीड़ बढ़ रही थी, इसके बाद सांसदों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई दोस्तों। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम और सांसदों को बसों के अंदर बिठाकर संसद स्ट्रीट में ले जाने की कोशिश की गई दोस्तों। इस दौरान कुछ घंटे तक जोरदार तरीके का बवाल चलता रहा। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के ऑन रिकॉर्ड बयान भी सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केवल 30 सांसदों को आने की इजाजत दी गई थी दोस्तों। हिरासत के बीच राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की यह लड़ाई है। हमें शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, जिसके लिए यह आंदोलन चल रहा है। इस दौरान दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और मिताली बाग बेहोश हो गई दोस्तों, जिनको राहुल गांधी ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। और काफी तनातनी वाला माहौल रहा दोस्तों। और इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता आंदोलन करते नजर आए। शरद पवार भी इस दौरान मौजूद थे दोस्तों, और खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे दोस्तों। इसका मतलब एक भी ऐसा इंडिया गठबंधन का संसद का नेता नहीं था जो मिस था दोस्तों, जिसको आप सबसे बड़ा नेता बोलेंगे। इंडिया गठबंधन के सबके सब मौजूद थे, और यही विपक्ष की ताकत का परिचय है दोस्तों, जिससे बीजेपी जरूर डरी पड़ी है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर फूक फूक कर कदम रख रही है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी सरकार की पूरी तरीके से पोल खोल दी है दोस्तों। एक बार फिर से आरएसएस बीजेपी के विवाद को सबके सामने रख दिया है। दरअसल हुआ ये कि मोहन भागवत इंदौर के माधव सृष्टि कैंसर केयर सेंटर पर मौजूद थे दोस्तों, जहां पर वो भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बयान देकर बीजेपी की सरकार को एक्सपोज कर दिया दोस्तों। वो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की जरूरत हर कोई महसूस करता है, लेकिन दोनों ही आम आदमी की आर्थिक क्षमता से बाहर हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर बोला जा रहा है दोस्तों कि आम लोगों को यानी जनता को अब एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और अपने इलाज करवाने के लिए भी दिक्कतें
आ रही है, पैसा खर्च हो रहा है अच्छा खासा, और इसके कारण महंगी इलाज की व्यवस्था होने के कारण कई सारे लोग सही से इलाज नहीं करा पा रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के ये 12वें साल की सरकार इसकी बहुत बड़ी दोषी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी सरकार की ही आलोचना की है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन उनके बयानों से यह बात स्पष्ट है। अगर आप भी मानते हैं कि जितना बाहर से देखने में लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ बागों में बाहर जैसा चल रहा है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रास्ता कस्सी लगातार राजनीति को लेकर, खासकर बड़े बड़े पोस्टों को लेकर लगातार जारी रहता है दोस्तों। चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मामला हो, जो अभी तक नहीं हो पाया, और उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवार को जितवाना चाहती है, तो दूसरी ओर आरएसएस अपने बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को आगे करना चाहती है दोस्तों। ये भी दोनों के बीच विवाद का एक कारण बन रहा है। जो भी आपकी राय है लिख कर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचते रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों कि आखिर जगदीप धनखड़ है कहां? इस्तीफा देने के बाद से कहां गायब हुए हैं दोस्तों? दरअसल हुआ ये कि 21 तारीख को जगदीप धनखड़ अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हैं। उपराष्ट्रपति के पोस्ट से इस्तीफा देकर अपने हेल्थ को कारण बताते हैं दोस्तों, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं, इस तरीके का दावा करते हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं के साथ साथ सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति कहां गए। उनको विपक्ष फेयरवेल देना चाहता था दोस्तों, यानी अंतिम विदाई उनके उपराष्ट्रपति पोस्ट को लेकर किए गए काम को लेकर दिया जाने वाला था दोस्तों, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिखाई नहीं दिए दोस्तों। इस पर अब अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे मामले पर जांच कराने की मांग की जा रही है और जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाने के लिए टीम लगाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। दरअसल अमित शाह को लेटर लिखते हुए संजय राउत कहते हैं कि 21 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई हुई थी। जब जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई शुरू किया तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बहस भी हुई थी और इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि उनकी स्थिति ठीक थी, कोई हेल्थ को लेकर यानी उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद शाम 6 बजे उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से वो इस्तीफा दे देते हैं, उपराष्ट्रपति पोस्ट छोड़ देते हैं और स्वास्थ्य का कारण देते हैं। उसके बाद से हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं 21 जुलाई के बाद से, लेकिन अभी तक उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जी का कुछ अता पता नहीं है। आखिर है कहां वो, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा है, क्या वो सेफ है, सुरक्षित है, ये हमको सवाल पूछना है, क्योंकि वो राज्यसभा के अंदर हमारे साथी है। तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमको बताइए। यानी अब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जा रहा है कि अपने डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके बताइए कहां है धनखड़ जी, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या हाल है। और इसके बाद जो बातें बोली है दोस्तों संजय राउत ने अपने लेटर में, अपने पत्र में, वो काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अगर ये बातें हमारी नहीं मानी गई तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और धनखड़ जी को हम सब सांसदों के सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल करेंगे, यानी याचिका दाखिल करेंगे और हैबस कॉर्पस नाम की याचिका दाखिल करेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देगा तो फिर गृह मंत्रालय को जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के सारे सांसदों के सामने पेश करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा पुलिस वालों को दोस्तों, और बताना पड़ेगा कि वो सुरक्षित है और सब कुछ सही है या नहीं है। कुल मिलाकर संजय राउत के द्वारा यह बयान देना कि हम लोग याचिका दाखिल करेंगे दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि मुकाबला अब और ज्यादा जबरदस्त तरीके का होगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि जगदीप धनखड़ के बारे में देश को जानने का अधिकार है कि आखिर वो है कहां, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है, और अगर आप भी इस डिमांड का समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जगदीप धनखड़ के बारे में बताओ, सब जरूर लिखिएगा दोस्तों और डिमांड जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर चले जोरदार घमासान के बीच में दोस्तों कई सारे सांसदों को पुलिस के साथ झड़प में शामिल होना पड़ा और कई सारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई दोस्तों। काफी ज्यादा सांसद परेशान हुए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को अपने घर पर डिनर देंगे और इसके बाद उन्होंने एक पार्टी का इंतजाम किया दोस्तों और सारे इंडिया गठबंधन के सांसदों को बुलाया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, एकजुटता को और ज्यादा मजबूत किया गया और आने वाले दिनों के अंदर ये लड़ाई और ज्यादा जारी रहेगी। ये बात एकदम क्लियर कट भेज दी गई है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों की मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर डिनर पार्टी चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, यानी चुनाव आयोग ने जो हमको आंकड़े दिए थे उसी आंकड़ों में से हमने ये जानकारियां निकाली है। ये कोई मेरा डेटा, मेरे घर में बनने वाला डेटा नहीं है जिस पर मैं सिग्नेचर करके दूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया डेटा है। चुनाव आयोग अपने आप वहां जाकर जांच पड़ताल कर सकता है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि हमें साइन करके देने की कोई जरूरत नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, वो करे, वेरिफिकेशन करे। ये उनके लिस्ट ही उठाया गया है, कोई एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि कोई और लिस्ट है तो हमको बताए, लेकिन ये लिस्ट उन्हीं की है, चुनाव आयोग वालों की ही है। तो राहुल गांधी के सिग्नेचर करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बेफिजूल की डिमांडें की जा रही है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ताकि उनको दबाया जा सके, लेकिन राहुल गांधी दबने वाले नेताओं में से नहीं है, वो पुरजोर इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखता है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं दोस्तों, और जोरदार बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू और कश्मीर में 5 विधायकों को नॉमिनेट किए जाने यानी मनोनीत किए जाने के केंद्र सरकार के बयान पर बवाल मच गया है दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव कराने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को नामित करना, नॉमिनेट करना भारत सरकार का निर्णय लोकतांत्रिक सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। यानी अपने हिसाब से 5 विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर सरकार नियुक्त करना चाहती है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि किसको विधायक बनाया जाएगा, अपनी मानसिकता के लोगों को ही विधायक बनाएंगे। इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिनको जनता ने अपना पूरा समर्थन देकर सरकार चलाने के लिए बोला था। और दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य में अवैध विभाजन, पक्षपातपूर्ण परिसीमन और भेदभावपूर्ण सीट आरक्षण के बाद यह नामांकन जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की अवधारणा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। प्रतिनिधित्व जनता के वोट से अर्जित किया जाता है, ना कि केंद्र या किसी सरकार के आदेश जारी कर देने मात्र से। यानी अगर विधायक चुनने का अधिकार बीजेपी की केंद्र सरकार को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर लोकसभा में बीजेपी के सरकार ने फिर से एक ऐसी हरकत कर दी है दोस्तों, क्या फिर से विरोध का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि जब इंडिया गठबंधन के सारे नेता विरोध कर रहे थे दोस्तों, सड़कों पर उतरे हुए थे, उसी बीच संसद के दोनों सदनों के अंदर कुछ देर तक कार्रवाई चलती है और इस दौरान कई सारे बिल पास कर दिए जाते हैं दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार इनकम टैक्स बिल को पास कर दिया गया है और बिना किसी चर्चा के इस बिल को पास किया गया है दोस्तों। कराधान कानून संशोधन बिल 2025 को भी लोकसभा में पास कर दिया गया। अब इसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई है दोस्तों। विपक्ष ने कहा है कि जब विपक्ष के लोग मौजूद नहीं थे तब यह बिल पास किया गया है, जो पूरी तरीके से धोखाधड़ी है और इसका डंके की चोट पर विरोध किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि संसद का मतलब ही होता है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों, अगर बिना विपक्ष के कोई बिल पास कर दिया जाता है तो उसे पार्लियामेंट का बिल पास करना नहीं माना जाएगा, बल्कि सत्ताधारी दल के लोगों की एक तरफा मनमानी मानी जाएगी। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में चिराग पासवान की पार्टी में फिर एक बार फूट पड़ी है दोस्तों। सारण जिले के अंदर 139 पदाधिकारियों ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और चिराग पासवान की पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों, जिसमें पूर्व जिला के अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश सचिव के साथ साथ 39 मंडल समिति के सदस्य और 16 प्रखंड के अध्यक्ष और 30 महिला समिति के सदस्य है दोस्तों। 40 नगर निकाय समिति के लोगों ने भी अपना इस्तीफा देकर चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। इसी के साथ में वोट चोरी के मामले को लेकर लगातार उठ रहे सवाल के बीच में दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि जनता का विश्वास किसी संवैधानिक संस्थान से डिगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय हो और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ तौर पर राहुल गांधी के बातों का समर्थन किया है दोस्तों। राहुल गांधी के जितने भी दावे हैं, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए उन सबके साथ में अखिलेश यादव खड़े हैं और उन्होंने कहा कि काफी गंभीर मामला है, इस पर जांच पड़ताल जरूरी है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी से जो चुनाव आयोग बोल रहा है कि साइन करके एफिडेविट में दो अपने सबूतों को, इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लोगों ने 2022 के चुनाव के बाद कई हजार एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ और इसके बाद अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है दोस्तों। राहुल गांधी से एफिडेविट साइन करके देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी ने जो 2022 में ही एफिडेविट दे दिया था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो कैसे उम्मीद की जाए कि चुनाव आयोग राहुल गांधी अगर सिग्नेचर करके दे भी देंगे तो उस पर कोई एक्शन लेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री की ओर से एनडीए गठबंधन के सहयोगी के ऊपर ही उल्टे सीधे बयान दिए गए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक बयान देकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन में ही आपस में फूट डलवा दी है दोस्तों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, मंत्री के द्वारा अपने ही सहयोगी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक दल जो जयंत चौधरी की पार्टी है उस पर बीजेपी का बंटाधार करने का आरोप लगाया गया है। जब से बीजेपी ने रालोद के साथ में गठबंधन किया है तब से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बुरी स्थिति हो गई है। बीजेपी के मंत्री ये बयान देते हुए राष्ट्रीय लोक दल के स्थापना को लेकर ही सवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल के स्थापना का जो मुहूर्त था वो ऐसे मुहूर्त में था कि अब वो किसी के साथ भी गठबंधन करते हैं तो उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी के नेता के बयान में कुछ हकीकत जरूर है, क्योंकि जब 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के साथ मिलकर रालोद के नेता चुनाव लड़े तो कुछ खास परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का नहीं हो पाया, लेकिन जब
2024 में राष्ट्रीय लोक दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी दोस्तों, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जमकर शिकस्त दे दी गई और बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरी तरीके से ढह गई दोस्तों। जो सिंपल इक्वेशन के आधार पर बीजेपी दावा कर रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनको बिना एफर्ट के जीत मिल जाएगी और मामला एकदम उल्टा हो गया दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता की बात में थोड़ी सत्यता तो नजर आती है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो इस बयान को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के अपमान के तौर पर देखा जाएगा। तो जयंत चौधरी को जरूर इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी दोस्तों। जो भी राय आएगी आप तक लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे, जो भी बयान सामने आएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो सही बोली है लेकिन अभी इस पर बवाल और ज्यादा होगा तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को लेकर जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं दोस्तों। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे दोस्तों। 17 तारीख से यह यात्रा शुरू होने वाली है। बिहार कांग्रेस की ओर से पोस्टर जारी करते हुए ज्यादा से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस यात्रा की तैयारी में जुट जाने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं किस तरीके की सभा का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्ट नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ महायुति ने राज्य को विकास के मामले में अंतिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठाकरे ने कहा कि जब तक उन मंत्रियों को बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रकंपा के साथ महायुति के घटक दलों को लेकर शिवसेना यूबीटी ने जोरदार नाराजगी जताई है दोस्तों। ठाकरे ने कहा कि हमने उन्हें यानी सरकार को मंत्री के खिलाफ सबूत दिए हैं, फिर भी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा विरोध लगातार बदस्तूर जारी रहेगा और ये तभी थमेगा जब कोई बड़ा एक्शन होगा, वरना ये जारी रहेगा। साथ साथ दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर लोग शेयर करते हुए बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा खुद का राज चला रही है। दरअसल दोस्तों जेपी नड्डा अपने बयान के दौरान, डिस्कशन के दौरान कहते हैं कि ये बातें रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का नेता जो चेयर पर बैठा हुआ है दोस्तों राज्यसभा के अंदर, वो कहता है ओके सर, यानी पार्लियामेंट किस तरीके से चल रही है ये भाजपा के लोग तय कर रहे हैं, जेपी नड्डा तय कर रहे हैं। खुले तौर पर कैमरे पर देखा जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में राहुल गांधी की ओर से एक सबूत दिया गया दोस्तों। इस सबूत में राहुल गांधी ने बताया कि शकुनी रानी नाम की एक महिला ने दो जगह पर वोट डाला है, उनके 2 बूथ पर नाम है। राहुल गांधी के इस दावे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि शकुनी रानी कहती है कि उन्होंने केवल एक ही जगह वोट डाला है। तो राहुल गांधी किस आधार पर बोल रहे हैं कि उन्होंने, यानी शकुनी रानी ने 2024 के इलेक्शन में 2 जगह वोट डाला है, राहुल गांधी इस बात को साबित करे। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो चुनाव आयोग का आंकड़ा है, उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को खुद से फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। इसमें राहुल गांधी क्या उनको बताएंगे? कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके का व्यवहार चुनाव आयोग का है, ऐसा लगता है कि वो कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले से। हालांकि दोस्तों शकुनी रानी को लेकर जो बयान आया चुनाव आयोग का कि शकुनी रानी कह रही है कि उन्होंने एक ही जगह वोट डाला है, तो राहुल गांधी प्रूव करे कि एक से ज्यादा जगह वोट डाला है। तो अब शकुनी रानी वाले मामले को लेकर दोस्तों ये केवल 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगह शकुनी रानी का नाम है। ये बात अब नए एनालिसिस में खुलासा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि जमकर डुप्लीकेट वोटर आईडी चल रहे हैं दोस्तों। कई सारे बूथ पर, अलग अलग बूथ पर सेम नाम चल रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि एक जगह 2 जगह गलती हो सकती है, आखिर ये 3-3 जगह पर एक ही महिला का नाम कैसे चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग बेशक इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करे, लेकिन अंततोगत्वा वो खुद इस मामले पर घिरते चले जा रहे हैं और ये ऐसा ट्विस्ट आ रहा है बार बार दोस्तों की लग रहा है कि मानो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो राहुल गांधी को नोटिस देकर और एफिडेविट साइन करने के लिए बोलकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर खुद इस मामले को लेकर फंस चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने वायनाड से कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है दोस्तों। ये शिकायत बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंदन पलियारा ने वायनाड जिला पुलिस अधीक्षक को दी है दोस्तों। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री और त्रिशूर के बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी के खिलाफ कांग्रेस ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी दोस्तों। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी ने पिछले 3 महीनों से और वायनाड के टुरलमाला में हुई भीषण आपदा के दौरान कई लोगों की जान चली गई, तब से ही लापता है दोस्तों। यानी प्रियंका गांधी के ऊपर लापता होने का आरोप लगा रहे बीजेपी के लोग और मामला दर्ज करवा रहे हैं दोस्तों। हालांकि भाजपाइयों को ये नहीं पता कि वायनाड में बीजेपी को कोई जानता भी नहीं है, तो वो शिकायत करके क्या ही करेंगे, केवल न्यूज चैनलों में अपनी टीआरपी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। त्रिशूर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेट पार्टी है, यानी एक मजबूत पार्टी है, और इसीलिए सवाल पूछते हुए मामला दर्ज करवा रही है भाजपा के नेता के खिलाफ, जो आजकल फिल्में बना रहे हैं दोस्तों। जबकि प्रियंका गांधी 24 घंटे 7 दिन कैमरे के सामने है दोस्तों। सबको पता है कि वो क्या कर रही है। पिछले दिन भी
प्रोटेस्ट कर रही थी और केरल के लोगों की मांग उठा रही थी पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो नेता दिल्ली में रहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते। तो प्रियंका गांधी को लेकर सवाल उठाने से पहले थोड़ा बेसिक भाजपाइयों को पता होना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इनके बारे में, जो प्रियंका गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर दोस्तों हर 2-3 महीने में कई दिनों के दौरे के लिए नरेंद्र मोदी बाहर चले जाते हैं दोस्तों, यानी विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी उनके कई सारे दौरे मालदीव से लेकर अलग अलग देशों में हुआ था दोस्तों। और भारत और अमेरिका के बीच में फैले टेंशन को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। पहले ट्रंप की ओर से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया दोस्तों, जिसके जवाब में मोदी सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों, यानी टैरिफ वाला जो कार्ड खेला है अमेरिका ने, उसके ऊपर कोई काउंटर नहीं किया है। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है दोस्तों, वहां पर एक ग्रुप एक्टिव है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, BLA बोला जाता है, जो वहां की स्थानीय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और एक आजाद बलूचिस्तान की मांग की जा रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं भारत के लोग डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करते हैं ऐसे संगठन को जो पाकिस्तान के अंदर बलूच एरिया को अलग करके बलूचिस्तान बनाने का समर्थन करते हैं दोस्तों। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़े एसेट के तौर पर काम कह सकते हैं ये कर रहा था BLA दोस्तों, लेकिन अब उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इससे कहीं ना कहीं BLA को कमजोर किया जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये फायदा है दोस्तों, और एक तरीके से भारत की रणनीति को एक झटका हो सकता है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के प्राचीन मकबरे को लेकर विवाद हो गया दोस्तों। भीड़ ने तोड़फोड़ की, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का नाम अब FIR में दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इस भीड़ का नेतृत्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया था। उनके बुलावे और बयानों पर ही लोग पूजा अर्चना करने के लिए एकत्र हो गए थे दोस्तों। उसके बाद जोरदार बवाल हुआ। हालांकि प्रशासन ने तितर बितर किया और जोरदार एक्शन लिया दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की गई। आपको क्या लगता है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।